एंड आई एम कंप्लीटली विजिबल राइट नाउ। तो आई थिंक मैं दिखाई भी दे रहा हूँ और आप लोगों को सुनाई भी दे रहा हूँ, ऐसा मैं आशा करता हूँ। चलिए, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, वेरी वेरी गुड इवनिंग। देखिए, आज का जो सेशन है, मैं आपके सामने एक नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। और जो नया बैच है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्जाम होता है, एई जिसको हम बोलते हैं, तो एई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस कोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कोर्स है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अरुणाचल पब्लिक सर्विस कमीशन, अगर मैं अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करूं, एपीपीएससी के बारे में अगर बात करता हूं, आप सभी लोगों को मालूम है कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एपीपीएससी, अगर हम एपीपीएससी की बात करते हैं तो इसमें दो पेपर हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। इट इज अ पेपर नंबर वन एंड देयर इज अ पेपर नंबर टू। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पेपर नंबर वन, अगर हम पेपर नंबर वन की बात करते हैं तो पेपर नंबर वन लगभग मुझे जो बताया गया है, इट इज एन 100 मार्क्स, ठीक है ना, जिसमें 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे। और पेपर नंबर टू कंप्लीटली टेक्निकल पेपर है और इट इज इन 200 मार्क्स, ये 200 मार्क्स का हमारे लिए देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, यही हमें बताया गया है बार बार, ठीक है ना। और ऐसा ही पैटर्न आपकी पीएससी ने अडॉप्ट किया है, फॉलो किया है। मेरे परम प्रिय भाइयों बहनों माताओं, अंकित क्या बोलना चाह रहा है, अच्छे तरीके से सुनिए और समझिए। ऐसा सबसे पहले तो जो बच्चे मुझे नहीं जानते, मैं इंट्रोड्यूस कर दूं। माय नेम इज अंकित जैन। मेरा नाम अंकित जैन है सर, और आई एम बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश। मैं मध्य प्रदेश के भोपाल से बिलोंग करता हूँ, ठीक है ना। जो बच्चे पहले मुझसे पढ़े होंगे वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से बखूबी जानते होंगे, और जो बच्चे मेरे से नहीं पढ़े हैं तो बखूबी बहुत दिन में, यानी एक दो दिन में अच्छे तरीके से मुझे समझ जाएंगे कि मैं कौन हूँ, कैसा पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। आई थिंक तो पहली क्लास बहुत होती है समझने के लिए, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप दो तीन चार क्लास अच्छे से लें और फिर अपन आगे डिस्कस करें, ठीक है ना। चलिए, सो लेट्स वी स्टार्ट। पहले तो स्टार्ट करें। देखिए, मैं आपके सामने इस पूरे सिलेबस में, ये जो पूरा सिलेबस आपका, जो पूरा कोर्स चलेगा, इसमें मेजरली तो मैं आपके सामने स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट कवर करूंगा। दैट मींस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस, आरसीसी एंड स्टील स्ट्रक्चर। अब इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट को कवर करेंगे। दो सब्जेक्ट मैं अपने पास और रखना चाहता हूँ, एक है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जीटी यानी सॉइल मैकेनिक्स, और एक है हाईवे इंजीनियरिंग। लेकिन मैं पहले स्ट्रक्चर खत्म करूंगा, उसके बाद में इन सब्जेक्ट की तरफ फोकस करूंगा, क्योंकि इन सब्जेक्ट के दूसरे फैकल्टीज भी अवेलेबल हैं, लेकिन स्ट्रक्चर मैं ही पढ़ाना चाहता हूं, तो मेजर फोकस मेरा स्ट्रक्चर पर रहेगा। यदि सिलेबस जल्दी खत्म हो जाता है, अच्छे तरीके से हम लोग सिलेबस को खत्म कर लेते हैं, देन डेफिनेटली जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, दैट मींस हाईवे इंजीनियरिंग भी मैं डील करने वाला रहूंगा। लेकिन इसका मैं श्योर शॉट नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन स्ट्रक्चर की मेरे पास गारंटी है कि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग मैं ही आपके सामने पढ़ाऊंगा। बात कुछ ऐसा है मेरे भाइयों, अच्छे तरीके से सुनना और समझना। मैं आपके सामने जो सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहता हूं आज के दिन, इट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। मैं आपके सामने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में बात करूंगा। और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में बात करेंगे, जिसको हम प्यार मोहब्बत में आपके सामने शॉर्ट फॉर्म में सॉम बोलते थे, है ना, सॉम। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसको प्यार मोहब्बत में क्या बोला जाता है, सॉम बोला जाता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो पॉलिटेक्निक वगैरह पढ़े हुए होते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, आपके स्टेट में है कि नहीं मुझे आंसर दीजिएगा, तो बहुत सारे बच्चे इसको मॉस के नाम से भी जानते हैं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। अरे सही बोल रहा हूँ कि नहीं, प्लीज गिव मी आंसर। अब देखिएगा, सो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दैट मीन सॉम, हम सॉम के बारे में आपके सामने डिस्कस किए, हम सॉम के बारे में आपके सामने डिस्कस किए। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, देखो, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सिलेबस आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो दिया हुआ है, पहले मैं उस सिलेबस को आपके सामने डिस्कशन करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं, अच्छे तरीके से सुनना और समझने की कोशिश करिए व्हाट एक्चुअली आई विल डिस्कस। मैं आपसे क्या डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने आपसे बोला कि अगर अपन बात करते हैं सिलेबस के बारे में, तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सिलेबस, अगर हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो हमारे लिए सिलेबस गिवन है, उसने पहले तो हमें दिया है बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम। तो ये हमसे सबसे पहले एसएफडी एंड बीएमडी के बारे में बात करेगा, यानी शेयर फोर्स क्या कहलाता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या कहलाता है, फॉर स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। मैंने आपसे बोला, ये हमसे बात कर रहा है शेयर फोर्स क्या कहलाता है, बेंडिंग मोमेंट क्या कहलाता है,
फॉर स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, किसी भी स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में एसएफडी कैसे कैलकुलेट होगा, बीएमडी कैसे कैलकुलेट होगा, ये हमें बताएगा। स्क्रीन नॉट विजिबल, जस्ट अ वेट प्लीज, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। नाउ इट इज विजिबल, नाउ इट इज विजिबल। चलिए, सो मैंने आपसे बोला हम सबसे पहले बात करेंगे एसएफडी एंड बीएमडी के बारे में। आई विल डिस्कस एसएफडी एंड बीएमडी। तो हम एसएफडी एंड बीएमडी, ये हमें सिलेबस में बोल रहा है एसएफडी एंड बीएमडी फॉर डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है ना, स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ये हमें स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर जो है वो तो मैं आपके सामने कहाँ पर पढ़ाऊंगा बेटा, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर तो अपन स्ट्रक्चर एनालिसिस में पढ़ते हैं। तो मैंने आपसे बोला एसएफडी एंड बीएमडी फॉर स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, फॉर स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ये आपके लिए पहला टॉपिक आपके सिलेबस में गिवन है, ठीक है ना। सेकंड टॉपिक विच आई विल डिस्कस, अगर हम सेकंड टॉपिक के बारे में आपके सामने बात करें तो सेकंड टॉपिक जो हमारे पास गिवन है इन इस आपके सिलेबस में, द टॉपिक इज सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेशनशिप। तो ये हमसे बोल रहा है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेशनशिप, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेशनशिप। सिंपल स्ट्रेस क्या होता है, सिंपल स्ट्रेस क्या होता है, इनका रिलेशनशिप क्या है, इनके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। नेक्स्ट आई विल डिस्कस, नेक्स्ट टॉपिक ये हमसे बोल रहा है सिंपल बेंडिंग थ्योरी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ये आपके सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो नेक्स्ट ये हमसे बोल रहा है आपके सामने इट इज अ सिंपल बेंडिंग थ्योरी, ठीक है ना, ये सिंपल बेंडिंग थ्योरी के बारे में बात करने की बोल रहा है हमसे। सो आई विल डिस्कस हियर सिंपल बेंडिंग थ्योरी, मैं आपके सामने सिंपल बेंडिंग थ्योरी की बात करूंगा। सिंपल बेंडिंग थ्योरी के बाद नेक्स्ट आई विल डिस्कस, जो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने, इट इज फ्लेक्सुरल एंड शियर स्ट्रेसेस। हम आपके सामने बात करेंगे इट इज सेड टू बी अ फ्लेक्सुरल एंड शियर स्ट्रेसेस, हम आपके सामने फ्लेक्सुरल एंड शियर स्ट्रेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जब अपन फ्लेक्सुरल एंड शियर स्ट्रेसेस के बारे में बात कर लिए, फ्लेक्सुरल एंड शियर स्ट्रेसेस के बारे में बात कर लिए, इसके बाद नेक्स्ट हमसे ये पूछ रहा है, नेक्स्ट हमसे आपके सामने ये पूछ रहा है शियर स्ट्रेन, सॉरी नेक्स्ट इसने हमसे बोला है इट इज सेट टू बी अ शियर सेंटर, ये शियर सेंटर है। अब मैं इसलिए सिलेबस लिखवा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर कुछ चीजें सिलेबस में नहीं है फिर भी आप पढ़ाते हो, तो मैं आज वही क्वेश्चन का आंसर दूंगा बच्चों कि बहुत सारी चीजें सिलेबस में नहीं है बट मजबूरी में हमें पढ़नी पड़ती हैं, बट मजबूरी में हमें पढ़नी पड़ती है। समझ में आ रहा है, मुझे मालूम है कि वो बेवफा है, मुझे मुझे मालूम है कि वो बेवफा है, फिर भी उसके प्यार में पड़ता जा रहा हूं। समझ रहे हो, हमें मालूम है सामने वाली मैडम बेवफा है लेकिन फिर भी हम उससे प्यार करते हैं। एम आई राइट? वैसे ही सोम का हाल है, हमें मालूम है ये सिलेबस में नहीं है, यानी बहुत सारी चीजें सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी हमें पढ़ना पड़ता है मेरे भाइयों बहन। तो मैंने आपसे बोला शेयर सेंटर के बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने डिस्कस करेंगे इट इज अवर यूनिफॉर्म टॉर्शन। मैं आपके सामने यूनिफॉर्म टॉर्शन के बारे में डिस्कशन करूंगा। यूनिफॉर्म टॉर्शन के बाद नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस, जो नेक्स्ट टॉपिक हम आपके सामने डिस्कस करेंगे, दिस इज सेट टू बी अ बकलिंग ऑफ कॉलम। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज सेट टू बी अ बकलिंग ऑफ कॉलम, किसी भी कॉलम को बकल कैसे किया जा सकता है, कितना लोड हम कॉलम पर अप्लाई करें कि कॉलम विल गेट बकल, कि हमारा कॉलम जो हो जाए वो बकल हो जाए, ठीक है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने जो डिस्कस करेंगे इट इज कंबाइंड एंड डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो हमने आपसे बोला नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक कंबाइंड एंड डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेसेस। आई विल से कंबाइंड एंड डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेसेस, कंबाइंड एंड डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेसेस, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक विच आई विल कवर्ड हियर इट इज कंबाइंड एंड डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो इतना सिलेबस हमारे लिए दिया हुआ है। अब मेरी बात को सुनो बच्चों, देखो अब जब मैं आपके सामने सिलेबस के बारे में बात करता हूं तो इतना सिलेबस तो हमारे लिए दिया हुआ है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, ये तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन अब क्या है ना सर, जब आप सिंपल स्ट्रेस एंड सिंपल स्ट्रेन और इसके रिलेशन के बीच में बात करोगे ना बच्चों, तो उसके पहले मुझे जानबूझकर आपके सामने एक टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा, इट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मुझे आपके सामने प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पढ़ाना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो
हमें एक एडिशनल, अब मैं ब्लू कलर से जो लिख रहा हूँ, दीज आर दी एडिशनल यूनिट्स, ये एडिशनल यूनिट्स है। तो पहला हमें जो आपके सामने पढ़ना पड़ेगा, इट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। बेटा एक बात समझो, भले ही ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की बात कर रहे हैं, इट इज नॉट अ पार्ट इन आवर सिलेबस, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है बच्चों, लेकिन फिर भी अंकित जैन इसको पढ़ाएगा। क्यों पढ़ाएगा? इसलिए मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों, क्योंकि जब तक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल खोपड़े में नहीं घुसेगा, तब तक सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन का फील मैं नहीं दिलवा पाऊंगा। अरे सभी को समझ में आ रहा है? प्लीज गिव मी आंसर, यस और नो। मेरी भाषा समझ में आ रही है? माई लैंग्वेज इज कंप्लीटली अंडरस्टूड फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। हर एक व्यक्ति के लिए मेरी आवाज समझ, यानी भाषा तो समझ में आ रही है ना? ठीक है ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ। मैरी मैडम, यानी अब क्या ही बोलूं। मैंने बोला प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बाद अब देखो एक्चुअल में क्या है ना, जब इसने हमसे बोला कंबाइंड बेंडिंग, यहाँ कहीं बोला ना कंबाइंड बेंडिंग एंड ये कंबाइंड बेंडिंग एंड डायरेक्ट बेंडिंग, तो जब हम कंबाइंड बेंडिंग के बारे में आपके सामने डिस्कशन करते हैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कंबाइंड बेंडिंग, अब हम कंबाइंड बेंडिंग के बारे में बात करेंगे। भले ही इसमें नहीं दिया यार प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेन नाम का टॉपिक, बट जब तक आप प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेन को नहीं समझोगे, तब तक आप कंबाइंड बेंडिंग को फील नहीं कर सकते। यू आर नॉट एबल टू फील कंबाइंड बेंडिंग प्रॉपरली। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट टॉपिक विच आई विल डिस्कस हियर, नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके सामने जो डिस्कस करूंगा, इट इज सेट टू बी अ प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन। मुझे आपके सामने प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन समझना पड़ेगा। प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन को समझना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन अबाउट प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड व्हाट डू यू मीन अबाउट प्रिंसिपल स्ट्रेन, ये समझना पड़ेगा बच्चों। व्हाट डू यू मीन अबाउट प्रिंसिपल स्ट्रेस, व्हाट डू यू मीन अबाउट प्रिंसिपल स्ट्रेन, भले ही उसमें लिखा हुआ नहीं है, भले ही उसमें क्या नहीं है, भले ही उसमें लिखा हुआ नहीं है, ये बात समझ लो आप। ठीक है? अब भाई ऐसा तो होगा नहीं कि अकेला एई का एग्जाम दोगे, भाई ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ एई का एग्जाम दोगे। भाई अगर कभी जेई का एग्जाम आ गया तो वो भी दे सकते हो कि नहीं दे सकते? अरे अगर जेई का एग्जाम आ गया तो दोगे कि नहीं दोगे बीच में? अगर जेई का एग्जाम आ गया तो जेई का एग्जाम भी हम देंगे यार। तो अगर जेई का एग्जाम भी हम देंगे, तो भैया इसीलिए थोड़ा सा टच, कल के दिन अगर कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बैठो तो वापस से किसी क्लास को ज्वाइन करने की नौबत ना आ जाए, इसीलिए मैं आपके सामने दो मिसलेनियस टॉपिक भी कवर कर दूंगा, कि अगर जिंदगी में कहीं भी किसी भी स्टेट में, पूरे भारत देश में कहीं पर भी आप पेपर दो, तो आपके पेपर में से क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए मेरे भाई। तो मैंने आपसे बोला दो टॉपिक और मैं कवर कर दूंगा यहाँ पर छोटे छोटे से। एक में प्यार मोहब्बत में कवर कर दूंगा प्रेशर वेसल, ठीक है ना? एक में प्यार मोहब्बत में कवर कर दूंगा स्प्रिंग, और एक में प्यार मोहब्बत में कवर कर दूंगा थ्योरी ऑफ फेलियर। ठीक है ना? मैं कवर कर दूंगा थ्योरी ऑफ फेलियर, थ्योरी ऑफ फेलियर। समझ में आ रहा है? तो याद रखना बच्चों, ये पांच टॉपिक ऐसे हैं जो सिलेबस का पार्ट जरूर नहीं है, बट कहीं ना कहीं सिलेबस को डिस्कस करना, यानी सिलेबस को ये अफेक्ट करेंगे। मेरे भाइयों बहनों, अगर आप स्प्रिंग नहीं पढ़ोगे, तो अगर आप स्प्रिंग नहीं पढ़ोगे तो इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन, इस पर्टिकुलर कंडीशन में, मैंने आपके सामने बोला, आई रियली सॉरी फॉर इंटरप्ट, आई रियली सॉरी। मैंने आपके सामने बोला कि एक्चुअल में अगर मान लीजिए आप स्प्रिंग नहीं पढ़ोगे, तो कल के दिन आई एम नॉट एबल टू टीच स्टिफनेस इन थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर एनालिसिस। समझ रहे हो? तो एक्चुअल में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज नॉट ओनली अ सब्जेक्ट। अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल केवल सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना?
अगर हम बोलते हैं सर्वे इज द सोल ऑफ इंजीनियरिंग, सर्वे जो है वो इंजीनियरिंग की आत्मा है। विदाउट सर्वे कोई भी कंस्ट्रक्शन, कोई भी इंजीनियरिंग स्टार्ट नहीं होती, इवन इफ कंप्यूटर साइंस ऑल्सो। ठीक है ना, सर्वे तो उनको भी करना पड़ता है, बस वो अलग है कि बस वो लेवलिंग नहीं निकालते, वो इन्फॉर्मेशन अकेला कलेक्ट करते हैं। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को जब पढ़ाता हूँ एक बात उनसे हमेशा बोलता हूँ। सो मैंने आपसे क्या बोला है, नाउ सी हियर प्लीज। क्या बोल रहे हो सर, कौन है? मत पूछो भैया। मैंने आपसे क्या बोला? सो मैंने आपके सामने बोला, बड़े ध्यान से सुनिए और सुनिए अब समझिएगा। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से बोलता था कि भैया सर्वे इज द सोल ऑफ इंजीनियरिंग। आप किसी भी इंजीनियरिंग वर्क को स्टार्ट करोगे तो सर्वे से होके गुजरना ही पड़ेगा। इसी तरीके से मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड फ्लूइड मैकेनिक्स बोथ आर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड फ्लूइड मैकेनिक्स बोथ आर द सोल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। समझ में आ रहा है? ये सिविल इंजीनियरिंग की आत्मा है बेटा। अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को अच्छे से नहीं पढ़ोगे, ना आपको टॉस अच्छा लगेगा, ना आरसीसी अच्छा लगेगा, ना स्टील अच्छा लगेगा। चीजों को ऊपर ऊपर से पढ़ के एग्जाम नहीं निकलेंगे, चीजों को फील करना पड़ेगा। जब तक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फील नहीं होगा, आरसीसी स्टील टॉस ऐसे फील नहीं हो सकता है। ये समझ लेना आप। तो मैं आपको केवल और केवल ये समझ के नहीं पढ़ाऊंगा कि मुझे सिलेबस करवाना है, मैं ये समझ के पढ़ाऊंगा कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ हर एक इंसान असिस्टेंट इंजीनियर जरूर बने। क्योंकि जब मैं कभी अरुणाचल प्रदेश घूमने आऊं और किसी डिपार्टमेंट में आप मुझे टकरा जाएं, मैं तो आपको नहीं देख पाऊंगा। आप तो मुझे देख रहे हैं, तो हो सकता है आप मुझे पहचान लें मेरे भाइयों में। एक टीचर के लिए इससे ज्यादा खुशी कुछ हो सकती है क्या? कि उसका बच्चा, उसका स्टूडेंट जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसका बच्चा, उसका स्टूडेंट जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसका स्टूडेंट, उसका बच्चा जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उस एग्जाम में वो सक्सेस हो जाए, एक टीचर के लिए इससे बड़ी गुरु दक्षिणा कुछ नहीं हो सकती। समझ रहे हो? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो आपको समझ में आया ना? कोई बच्चा मुझसे ये कंप्लेन तो नहीं करेगा बाद में कि सर इतने से टॉपिक थे, आपने ये टॉपिक क्यों पढ़ाए? एनीवन एल्स? अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ, तो मैं इतनी ही पढ़ा दूंगा। किसी को दिक्कत है क्या? अगर आपको दिक्कत है तो मैं सिर्फ इतने पढ़ा दूंगा, फिर ये टॉपिक मैं नहीं पढ़ाऊंगा। किसी भी बच्चे को अगर ऐसी दिक्कत है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। सिर्फ एक ही बच्चा आंसर दे रहा है, मतलब दूसरों को दिक्कत है, यानी जितना सिलेबस में मैं उतना ही पढ़ाऊं? हाँ, नहीं ना, अपन को पूरा पढ़ना है बेटा। एक अच्छा सिविल इंजीनियर बन के हमें बाहर निकलना है। चलिए, सो लेट्स वी स्टार्ट। भारत माता की जय बोल के इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ बेसिक बताना चाहूंगा। बेसिक्स एंड इंट्रोडक्शन, मैं आपके सामने बेसिक्स एंड इंट्रोडक्शन की बात करूंगा। सो आई विल डिस्कस हियर बेसिक एंड इंट्रोडक्शन। मैं आपके सामने बेसिक्स एंड इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन करता हूँ। नाउ सी हियर व्हाट हैपन, मैं क्या बोलने वाला रहूंगा आपके सामने, मेरे परम प्रिय भाइयों बहनों एवं माताओं। कंडीशन ये है, देखो बच्चों, मैं आपके लिए अच्छे तरीके से बताता हूँ। हम सभी लोगों को मालूम है इंजीनियरिंग इज द ब्रांच ऑफ साइंस। इंजीनियरिंग जो है वो साइंस की एक ब्रांच है। ठीक है ना, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ऐसे ही बोला जाता है ना। वी आर नॉट अ कोर साइंस, वी आर दी अप्लाइड साइंस, है ना। हम कोर साइंस नहीं है, हम तो अप्लाइड साइंस है। यानी कि हम तो अपने साइंस के प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं मेरे भाइयों बहनों, अप्लाई करते हैं। कहने का मतलब इस दिस कि अगर मैं आपके सामने साइंस के बारे में बात करूं, यानी इंजीनियरिंग साइंस के बारे में बात करूं, इंजीनियरिंग साइंस मतलब ब्रांच ऑफ साइंस, है ना। सो मैंने आपके सामने अगर इंजीनियरिंग साइंस के बारे में बात किया, अच्छे तरीके से सुनना, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग साइंस, मैं इंजीनियरिंग साइंस की बात कर रहा हूँ। क्योंकि इंजीनियरिंग इज द ब्रांच ऑफ साइंस, तो मैं वहां से आपको सब्जेक्ट उठाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं आपके सामने इंजीनियरिंग साइंस के बारे में बात करता हूँ बच्चों, तो इंजीनियरिंग साइंस को लगभग 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, इंजीनियरिंग साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। उसमें एक होता है बेटा सॉलिड मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा।
एक हमारे पास होगा इट इज सेट टू बी अ सॉलिड मैकेनिक्स। ठीक है ना, जैसे मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल सेम टू सेम नोट्स आप लोग अपने हाथ से बनाते जाइए, और वैसे ये नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है ना, हर क्लास के बाद तुरंत आपको ये नोट मिलता जाएगा, हर क्लास के बाद तुरंत नोट्स आपके लिए प्रोवाइड कर दिए जाएंगे विद इन 5 to 10 मिनट। तो उसकी चिंता परेशानी मत करना, डोंट वरी डियर अंकित जैन हियर। सो मैंने बोला फर्स्ट पार्ट जो होगा इट इज सॉलिड मैकेनिक्स, पहला हमारे पास सॉलिड मैकेनिक्स हो जाएगा। सेकंड पार्ट आई विल डिस्कस, अगर हम सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं तो सेकंड पार्ट हमारे पास जो होता है इट इज सेट टू बी अ फ्लूइड मैकेनिक्स। तो अगर मैं आपसे बोलूं सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट आई विल डिस्कस, सेकंड पार्ट की अगर हम बात करेंगे सो इट इज सेट टू बी अ फ्लूइड मैकेनिक्स। इसको हमने आपके सामने फ्लूइड मैकेनिक्स बोल दिया। तो एक हमने आपसे बोला इट इज सॉलिड मैकेनिक्स, अनदर इज सेट टू बी अ फ्लूइड मैकेनिक्स, और नेक्स्ट हमारे पास जो होगा इट इज सेट टू बी अ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। एक हमारे पास जो होगा इट इज सेट टू बी अ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। यानी 100 बातों की एक बात मेरे भाइयों बहनों, 100 बातों की एक बात कि अगर अपन कभी भी यहाँ पर बात करते हैं, अगर हम कभी भी आपके सामने बात करें काय के बारे में, इंजीनियरिंग साइंस के बारे में, तो इंजीनियरिंग साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। क्योंकि इंजीनियरिंग साइंस क्यों लिखा, बिकॉज बिकॉज इंजीनियरिंग इज द ब्रांच ऑफ साइंस, क्योंकि इंजीनियरिंग साइंस का एक ब्रांच है, विज्ञान की एक शाखा है। मेरे भाइयों बहनों, अगर इंजीनियरिंग साइंस की बात करें तो इंजीनियरिंग साइंस को 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। द फर्स्ट इज सॉलिड मैकेनिक्स, अनदर इज फ्लूइड मैकेनिक्स, एंड नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। यू ऑलरेडी अवेयर दिस पर्टिकुलर टर्म्स प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। इन दिस पर्टिकुलर यूनिट और इन दिस पर्टिकुलर पोर्शन वी स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। हम डिफरेंट टाइप्स की मटेरियल की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सही बात है ना, इसमें हम मटेरियल की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। डक्टिलिटी क्या होता है, ब्रिटलनेस क्या होता है, टफनेस क्या होता है ना, इस तरीके की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये तो अलग चीज है। अब बात आ रहा है सॉलिड मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। देखो तो हर दोनों में एक टर्म्स तो कॉमन है, दोनों में एक टर्म्स कॉमन है, एंड दिस टर्म इज सेड टू बी अ मैकेनिक। अगर हम दोनों की बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी सॉलिड मैकेनिक्स की बात करें या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें, तो दोनों में एक टर्म्स आपको कॉमन दिख रहा है, एंड दिस इज सेड टू बी अ मैकेनिक्स, उसको हमने मैकेनिक्स बोला। सो माय कंडीशन इज दिस, सबसे पहला क्वेश्चन तो बच्चों के खोपड़े में ये घूमना चाहिए कि भाई साहब मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, सभी बच्चों के खोपड़े में एक क्वेश्चन ये घूमना चाहिए कि मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है। यू ऑल आर इंजीनियर्स, ऑनगोइंग इंजीनियर्स, और यू और आई थिंक सो you are already completed your degree, some students are already complete your degree, some students are ongoing engineers। मैं आपसे एक सिंपल टर्म्स पूछ रहा हूं, अपनी लैंग्वेज में बता दो मैकेनिक्स का मतलब क्या है। क्या है ना, आप भी बोलोगे मैं भी बोलूंगा, टू वे कम्युनिकेशन होगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं तो सिंपल टर्म्स में आप टाइप कर दीजिएगा व्हाट डू यू मीन अबाउट मैकेनिक्स, आप क्या समझते हैं। अभी तक कॉलेज में आप मैकेनिक्स का मतलब क्या समझे, सिंपल पूछ रहा हूं मेरे भाई। तो अगर हम सिंपल टर्म्स में मैकेनिक्स की बात करें, कोई बात नहीं, धीरे धीरे मुझे आंसर देते रहना। ठीक है ना, मुझे वही बच्चे अच्छे लगते हैं जो टू वे कम्युनिकेशन में पढ़ाई कर रहे हैं, वन वे कम्युनिकेशन में क्या पढ़ाई करना। तो मैंने आपसे बोला अगर अपन मैकेनिक्स की बात करते हैं तो मैकेनिक्स का मैं अपने हिसाब से अगर मैं मतलब की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है टू स्टडी ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स की स्टडी करना कॉल्ड एज मैकेनिक्स, उसको मैकेनिक्स बोला जाता है। तो मैकेनिक्स का मतलब क्या है, तो मैकेनिक्स का मतलब होता है टू स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑन अ बॉडी, टू स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑन अ बॉडी, टू स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी के ऊपर यदि मैं फोर्स की स्टडी करूंगा, टू स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑन अ बॉडी, तो अगर मैं किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स की स्टडी करता हूं, टू स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑन अ बॉडी, अगर मैं किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स की स्टडी करूंगा तो इट इज सेड टू बी अ मैकेनिक्स, उसको मैकेनिक्स बोला जाएगा। ठीक है ना, वैसे मुझे पहला सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको पढ़ाना चाहिए था, उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाना चाहिए था, लेकिन मैंने पहले आप लोगों के सामने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इसलिए लिया क्योंकि ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बच्चे बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने आपसे बोला अगर कभी भी हम टर्म्स यूज करते हैं मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स का मतलब होता है टू स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स की स्टडी करना, इट इज सेड टू बी अ मैकेनिक्स, इसको हमने मैकेनिक्स बोला है। मेरे परम प्रिय भाइयों बहनों माताओं, अब मेरी बात को सुनो और बड़े ध्यान से समझो। देखो बात कुछ ऐसा है कि अगर सॉलिड बॉडी के ऊपर हम फोर्स की स्टडी करेंगे सो इट इज द पार्ट ऑफ सॉलिड मैकेनिक्स, और फ्लूइड के ऊपर हम अगर, फ्लूइड का मतलब क्या होता है, फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच इज कैपेबल टू फ्लो, है ना।
फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा ऐसा पदार्थ है जो फ्लो होने की कैपेसिटी रखता है ना। जैसे कि एयर इज कंसीडर्ड एज अ फ्लूइड, लिक्विड इज कंसीडर्ड एज अ फ्लूइड। ठीक है, तो अगर हम फ्लूइड के ऊपर फोर्स की स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो इट इज सेट टू बी अ फ्लूइड मैकेनिक्स, उसको फ्लूइड मैकेनिक्स बोला जाएगा। ठीक है ना, यानी मैकेनिक्स का सीधा सीधा मतलब है टू स्टडी ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी। मेरे भाइयों बहनों, अब कंडीशन ये है कि जब आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो सॉलिड मैकेनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है ना, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सॉलिड मैकेनिक्स, तो सॉलिड मैकेनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक हमारे पास जो होगा, द फर्स्ट आई विल डिस्कस हियर, इट इज कॉल्ड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। एक को तो हमने, यानी हम जब अपने इंजीनियरिंग में एंटर करते हैं तो हमारे टीचर हमारे लिए ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, इट इज सेट टू बी अ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है ना, पहला सब्जेक्ट यही, तो पहला सब्जेक्ट जो हम पढ़ते हैं, इट इज सेट टू बी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और सेकंड सब्जेक्ट जो हमारे लिए यहाँ पढ़ने को मिलेगा, इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, या फिर, ठीक है ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, या फिर हम शॉर्ट फॉर्म में इसको सॉम बोल सकते हैं। ठीक है, तो बात ये आ रही है कि सर जब हमें फ्लूइड के ऊपर फोर्स की स्टडी करनी थी तो आपने एक ही सब्जेक्ट पढ़ाओगे आप, फ्लूइड मैकेनिक्स, लेकिन आपको जब सॉलिड बॉडी के ऊपर फोर्स की स्टडी करनी है तो आप हमें दो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, एक पढ़ा रहे हो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, एक पढ़ा रहे हो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। मैं आपसे बोल रहा हूं, जनता जवाब चाहती है, ऐसा आपने किया तो किया क्यों? मैं बोल रहा हूँ जनता जवाब चाहती है, ऐसा आपने किया तो किया क्यों? माय क्वेश्चन इज दिस कि जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स हमें पढ़ा रहे थे तो आपने केवल और केवल एक सब्जेक्ट पढ़ाया, फ्लूइड मैकेनिक्स, लेकिन जब आप सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ा रहे हो तो सॉलिड बॉडी के ऊपर फोर्स की स्टडी करना सिखा रहे हो, तो मुझे दो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, एक पढ़ा रहे हो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, एक पढ़ा रहे हो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो ऐसा अन्याय क्यों? जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स नाम का एक सब्जेक्ट है, वैसे ही सॉलिड मैकेनिक्स नाम का एक सब्जेक्ट कर देते मेरे भाइयों बहनों। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट क्यों आए ये मैं आपको बताना चाहता हूं यार। सिंपल बात है, क्योंकि सॉलिड बॉडी दो तरीके की होती है। समझ में आ रहा है? दो तरीके की होती है। तुलसी, इस संसार में भांति भांति के लोग, समझ रहे हो, यानी इस संसार में जैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोग होते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, इसी तरीके से इसी तरीके से सॉलिड बॉडी भी दो तरीके की होती है। एक सॉलिड बॉडी लाइक दिस इज माय मोबाइल फोन। ठीक है ना, इफ आई पुल इट, हम इसको खींच रहे हैं तो ये नहीं खींचेगा, मैं इसको दबा रहा हूं ये नहीं दबेगा, मैं इसको तोड़ रहा हूं ये नहीं मुड़ रहा है। सही बात है, इट इज अ सॉलिड, इट इज अ सॉलिड ना, इट इज सॉलिड। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे गाल, मैंने अपने गाल को पकड़ा और गाल को खींचा। अरे हमारा गाल डिफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा? प्लीज गिव मी आंसर। इफ यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन माई चिक, है ना, ऑन माई गाल, अगर मैं अपने गाल पर फोर्स को अप्लाई कर रहा हूं तो फोर्स के अप्लाई के कारण गाल डिफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे खिंच रहा है ना यार, गाल खिंच रहा है यार, गाल खिंच रहा है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, जब ये गाल खिंच रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ्लो हो रहा है, अरे ये डिफॉर्म हो रहा है, लेकिन है तो अल्टीमेटली सॉलिड। अरे बताओ, झूठ बोल रहा हूं क्या? भाई भले ही डिफॉर्म हो रहा है लेकिन है तो अल्टीमेटली ये सॉलिड। यार 1 करोड़ बातों की एक बात कि सॉलिड बॉडी दो तरीके की है, या तो बॉडी रिजिड होगा जो फोर्स लगाने पर खिंचेगा नहीं, दबाने पर दबेगा नहीं, मोड़ने पर टूटेगा नहीं, तो ये रिजिड टाइप ऑफ सॉलिड बॉडी है। और एक सॉलिड बॉडी हमारा गाल है, मैंने खींचा खिंच गया, मैंने दबाया दब गया, मैंने हिलाया हिल गया, लेकिन मेरे भाइयों बहनों है तो ये सॉलिड, है तो ये सॉलिड, ये बह नहीं रहा पानी के जैसा। अरे खोपड़े में घुस रही है कि नहीं? यानी अंकित ये बोलना चाहता है कि सर सॉलिड बॉडी दो तरीके की होती हैं, एक होता है रिजिड टाइप ऑफ सॉलिड बॉडी और एक होता है डिफॉर्मेबल टाइप ऑफ सॉलिड बॉडी। अरे बोलो ना, अरे बोलो, बोलो यार भाई यार, बार बार नहीं बोलना पड़े, बोलो बोलो, आंसर दे दिया करो। तो मैंने आपसे बोला देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड बॉडी, हमारे पास दो टाइप का सॉलिड बॉडी है। मैंने बोला देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड बॉडी, हमारे पास दो तरीके का सॉलिड बॉडी है। मेरे भाइयों बहनों, एक सॉलिड बॉडी है रिजिड बॉडी, तो जो भी बॉडी रिजिड टाइप का सॉलिड बॉडी होगा, मैंने आपसे बोला जो भी रिजिड टाइप का सॉलिड बॉडी होगा उसकी स्टडी हमेशा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में की जाएगी। जो रिजिड टाइप ऑफ सॉलिड बॉडी होगा उसकी स्टडी हमेशा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में की जाएगी। और ऐसा बॉडी जो डिफॉर्मेबल टाइप का सॉलिड बॉडी है, जैसे मेरा गाल, ठीक है ना, ऐसा बॉडी जो डिफॉर्मेबल टाइप का बॉडी है,
बेटा डिफॉर्मेबल टाइप के बॉडी के केस में, ऐसा बॉडी जो डिफॉर्मेबल टाइप का बॉडी है, तो डिफॉर्मेबल टाइप के बॉडी के केस में ऐसा बॉडी जो डिफॉर्मेबल टाइप का सॉलिड बॉडी है, उसकी स्टडी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर की जाएगी। यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो भी बॉडी होगी, हम उस पर फोर्स लगाएंगे वो खिंच जाएगा, हम उस पर कॉम्प्रेशन फोर्स लगाएंगे वो दब जाएगा। यानी अल्टीमेटली ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स के एप्लीकेशन के कारण वो डिफॉर्म होगा, डिफॉर्म। आर यू गेट माई पॉइंट ऑल दी स्टूडेंट्स? माई स्टेटमेंट इज डायरेक्टली स्ट्राइक इन योर खोपड़ा। चलिए, तो वेरी गुड। सो मैंने आपके सामने बोला कि रिजिड बॉडी का मतलब है, रिजिड बॉडी अगर होगी, रिजिड टाइप का सॉलिड बॉडी होगा, तो उसको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा जाएगा, और डिफॉर्मेबल टाइप का सॉलिड बॉडी होगा वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा जाएगा। लेकिन अभी बच्चों को डाउट है, सर डिफॉर्मेबल बॉडी और रिजिड बॉडी को एक बार अच्छे से बता दीजिए क्या होता है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे सपोज दैट फॉर आई विल डिस्कस फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके सामने बोला आई हैव अ बॉडी, मेरे पास एक बॉडी है। सपोज आई हैव अ बॉडी हियर, ये बॉडी है, और इस बॉडी पर आई विल कंसीडरिंग अ 2 पॉइंट्स, मैंने 2 पॉइंट कंसीडर किए। हियर द पॉइंट नंबर 1 एंड हियर आई विल कंसीडरिंग अ पॉइंट नंबर 2। I considering a 2 points. Here I will considering a point number 1 and here I will considering a point number 2, and the distance between point 1 and point 2 initially I will considering L1. So the distance between point 1 and point 2, initially the distance between point 1 and point 2 is considered as a L1. इसको हमने आपके सामने क्या बोला, इसको L1 हमने नाम दे दिया। Now you are applying a force on this particular body. हमने एक बॉडी कंसीडर किया और उस बॉडी पर हमने 2 पॉइंट कंसीडर किए। आई विल से इट इज पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, ठीक है ना। और पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 के बीच का डिस्टेंस सेट टू बी L1, हमने इसको आपके सामने L1 नाम दिया। एंड आई एम अप्लाइंग अ फोर्स ओवर देयर, मैं इस पर क्या कर रहा हूँ, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। सो इफ आई एम अप्लाइंग अ फोर्स ओवर देयर, मैंने इस तरीके से इस पर क्या किया, मैंने इस तरीके से इस पर फोर्स को अप्लाई किया। If you are applying a force on this particular over this on this particular body, इस particular body पर force apply किया, तो after application of force देखिए क्या होगा। तो मैंने आपके सामने लिखा after, मैंने आपके सामने लिखा after application of force, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स के एप्लीकेशन के बाद क्या होगा। तो मैंने बोला आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स के एप्लीकेशन के कारण। सो मैंने आपसे बोला आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स के एप्लीकेशन के कारण, मान लो दिस बॉडी लाइक कन्वर्टिंग लाइक दिस, ये जो बॉडी था वो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। सपोज दैट आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स के एप्लीकेशन के कारण ये जो बॉडी था, दिस बॉडी इज कन्वर्टिंग लाइक दिस। अगेन बिल्कुल जो सेम पॉइंट थे, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, इस बॉडी पर ये जो हमने 2 पॉइंट माने थे, इट इज सेट टू बी अ पॉइंट नंबर 1 एंड इट इज सेट टू बी अ पॉइंट नंबर 2। अब मैंने पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच का डिस्टेंस मेजर किया एंड दिस डिस्टेंस इज सेट टू बी अ L2। इस डिस्टेंस को अंकित जैन ने L2 डिस्टेंस बोल दिया। इस डिस्टेंस को अंकित जैन ने L2 डिस्टेंस बोल दिया। समझ में आ रहा है? दिस डिस्टेंस इज सेट टू बी अ L2 डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को अंकित ने L2 डिस्टेंस बोल दिया। हमने L1 यानी बिफोर एप्लीकेशन ऑफ लोडिंग, लोडिंग के एप्लीकेशन के पहले ए फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस L1 था। आपने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने के बाद फर्स्ट बिल्कुल सेम फर्स्ट और सेकंड पॉइंट वही हैं, और उन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस L2 हो गया। बाद में आपने देखा कि यार मान लो आपने L1 मेजर किया और L2 मेजर किया एंड यू गॉट L1 इज इक्वल टू L2 एंड यू गेट द वैल्यू L1 इज इक्वल टू L2। जो L1 का वैल्यू है वो L2 के बराबर है। मैंने बोला द वैल्यू ऑफ L1 इज इक्वल टू L2, जो L1 का वैल्यू है वो L2 के बराबर है। इफ द वैल्यू ऑफ L1 इज इक्वल टू L2, अगर L1 का वैल्यू L2 के बराबर है, यदि L1 का वैल्यू इज इक्वल टू L2, L1 का वैल्यू L2 के बराबर है, तो इस कंडीशन में ये हमारे पास रिजिड बॉडी कहलाएगा। कैसा बॉडी कहलाएगा? रिजिड बॉडी। यानी कि बिफोर एप्लीकेशन ऑफ लोडिंग एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोडिंग द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज बिकम सेम। इसका मतलब हमारा बॉडी डिफॉर्म ही नहीं हुआ। अरे यही है इसका मतलब कि नहीं है? इसका मतलब यही है ना यार, हमारा बॉडी डिफॉर्म ही नहीं हुआ, और हमारा बॉडी डिफॉर्म नहीं हुआ तो नो डाउट इट इज अ रिजिड टाइप ऑफ सॉलिड बॉडी। थोड़ा आगे चलते हैं।
अगर मान लीजिए L1 का वैल्यू L2 के बराबर नहीं होता, मैंने आपसे बोला L1 इज नॉट इक्वल टू L2, L1 का वैल्यू L2 के बराबर नहीं होता, L1 L2 के बराबर नहीं होता, इसका मतलब क्या था, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट बिफोर एप्लीकेशन ऑफ लोडिंग एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोडिंग विल गेट चेंज, वो चेंज हो गई। तो अगर वो चेंज हो गई तो दिस बॉडी इज सेट टू बी अ डिफॉर्मेबल बॉडी, ये रिजिड बॉडी नहीं है, फिर ये कौन सा बॉडी है, दिस बॉडी इज सेट टू बी अ डिफॉर्मेबल बॉडी। इस बॉडी को अंकित जैन ने आपके समक्ष, आपके सम्मुख डिफॉर्मेबल बॉडी नाम दिया है। तो हमारे पास दो टाइप की बॉडी टू बी देयर, टू टाइप का बॉडी हो गया, एक हमारे पास हो गया रिजिड बॉडी एंड अनदर बॉडी इज सेट टू बी अ डिफॉर्मेबल बॉडी। आप याद रखना, इन होल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वी विल कंसीडर ओनली अ डिफॉर्मेबल बॉडी, हम केवल डिफॉर्मेबल बॉडी कंसीडर करेंगे, हम कभी भी रिजिड बॉडी के बारे में बात नहीं करेंगे। खोपड़े में घुस रहा है सबके? सो राइट डाउन अ नोट पॉइंट प्लीज, एक नोट पॉइंट अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ये भी पढ़ रहे हैं, जब मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा मैं रिजिड रिजिड चिल्लाऊंगा, और जब मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाऊंगा मैं डिफॉर्मेबल डिफॉर्मेबल चिल्लाऊंगा। इस बात को याद रखना, बिकॉज इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वी कंसिडर्ड ओनली अ डिफॉर्मेबल टाइप ऑफ सॉलिड बॉडी, we consider only a deformable type of solid body, हम केवल deformable type solid body consider करेंगे। so लिखिएगा, in India we consider, in India, sorry, in India बोला, in strength of material we consider, in strength of material we consider deformable type of solid body, we consider deformable type of solid body, हम डिफॉर्मेबल टाइप ऑफ सॉलिड बॉडी कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। वी कंसीडर डिफॉर्मेबल टाइप ऑफ सॉलिड बॉडी, यानी कि जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई किया, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स के एप्लीकेशन के कारण द बॉडी विल गेट डिफॉर्म, हमारा जो बॉडी है वो डिफॉर्म हो जाएगा। खोपड़े में घुस रहा है सबको? अब मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूं और चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करूंगा बच्चों। देखो, इतनी बात तो मैं समझ में आ गई, अब मैं आपके सामने कुछ बेसिक की बात करूंगा, ठीक है ना, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी मैं आपके सामने समझाने की कोशिश करूंगा। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक टर्मिनोलॉजी, अगर हम बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करें, अभी हम बेसिक बता रहे हैं, यानी कि सिर्फ मैं उन टर्म्स को आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगा, उनकी गहराइयों में, उनके डेप्थ में मैं थोड़ी देर बाद नेक्स्ट यूनिट में उतरने की कोशिश करूंगा। अभी तो सिर्फ मैं सिखा रहा हूं कि आप टर्म्स से इंट्रोड्यूस हो जाए, ठीक है ना। जैसे एक बेसिक टर्म्स आप लोगों के पास है, एंड आप लोगों ने सभी ने उसका नाम सुना होगा, अगर सुना है तो हाँ हाँ ना ना बोलना। द वैल्यू इज, हमने आपके सामने जो टर्म्स यूज किया, इट इज स्ट्रेस। कभी जिंदगी में नाम सुना है स्ट्रेस? कभी जिंदगी में नाम सुना है स्ट्रेस? ठीक है ना, सभी ने नाम सुना होगा स्ट्रेस, ठीक है, नाम तो सुना ही होगा, अरे जानते नहीं हो ये नहीं बोल रहा, नाम तो सुना होगा स्ट्रेस। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेस, अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो सबसे पहला कंसर्न हमारे पास ये है कि सर स्ट्रेस का रियल मतलब क्या है, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का रियल मीनिंग क्या है, हम स्ट्रेस से रियलिटी में समझते क्या है। हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि स्ट्रेंथ कि स्ट्रेस से हम समझते क्या है, व्हाट डू यू मीन अबाउट स्ट्रेस, हम स्ट्रेस का मतलब क्या समझते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, मैं आपसे बोल रहा हूँ, जो भी बच्चे क्लास में आए तो क्लास छोड़ के मत जाया करो, ठीक है ना, अदरवाइज मेरी क्लास में आया मत करो। अगर मेरी क्लास में आना है तो मेरी क्लास में अगर आपको जाना है, आप प्रॉपर बोल के जाइए कि सर अब मैं जा रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है, या मेरा मन नहीं लग रहा है, या कुछ दिक्कत है मुझे, ठीक है ना। मुझे उन बच्चों से सख्त नफरत है, मुझे उन बच्चों से सख्त नफरत है जो क्लास में आके क्लास छोड़ के बीच में चले जाते हैं, ठीक है ना। मैं सच बोल रहा हूँ मेरे भाई, अंकित जैन को अपनी जिंदगी के 6 महीने दो, ज्यादा नहीं मांग रहा, ओनली 6 महीने। मुझे मेरी तुम्हारी जिंदगी के केवल 6 महीने चाहिए। अगर 7वें महीने में तुम्हें एक रियल सिविल इंजीनियर बना के खड़ा नहीं कर दिया, मैं टीचिंग छोड़ दूंगा, मैं टीचिंग छोड़ दूंगा, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन 6 महीने मैं जैसा चाहता हूँ मुझे वैसे चाहिए, ठीक है ना, कम से कम 6 महीने। कोई बच्चा अगर क्लास में आ रहा है तो मेरी क्लास से जाया मत करो, अदरवाइज मेरी क्लास में आया मत करो। थोड़ा सा इस मामले में रेजिड हूँ यार, आई रियली सॉरी। सो मैंने आपसे बोला, अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो ऐसा बोला जाता है, यानी आप लोगों ने किताबों में लिखी हुई डेफिनेशन देखी होगी, इट इज इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, it is an internal resisting force it is an internal resisting force per unit cross sectional area,
इट इज एन इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होता है, सो हमने बोला इट इज एन इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। समझ रहे हो, ये एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है, इट इज एन इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। मैंने बोला इट इज एन इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स कैलकुलेट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। इसको पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से हम यानी कि कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मैंने आपके सामने क्या बोला बच्चों, मैंने बोला इट इज एन इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स का मतलब समझो, व्हाट डू यू मीन अबाउट इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। मैं इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स का क्या मतलब समझता हूं आपके सामने। मैंने बोला इट इज एन इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स का मतलब क्या है, ये मेरी बात को समझना और मेरी बात को सुनने की कोशिश करना। अंकित आपसे क्या बोलना चाह रहा है मेरे भाइयों बहनों। द कंसर्न इज दैट, कंसर्न हमारे पास कुछ ऐसा है कि, क्या बोल रहा था मैं बोल रहा था स्ट्रेस इज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। द कंसर्न इज दैट व्हाट डू यू मीन अबाउट इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, और क्या डिफरेंस होता है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स में। ठीक है ना, ये सब चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी मेरे भाइयों, मेरी बातों को समझना पड़ेगा। ठीक है ना। अच्छा, स्ट्रेस चाहे मध्य प्रदेश में पढ़ो चाहे अरुणाचल प्रदेश में पढ़ो, कोई चेंज नहीं आता इन चीजों में। समझ रहे, यस चेंज कब आएगा, जब मैं हाइड्रोलॉजी पढ़ूंगा तब चेंज आएगा। ठीक है ना, जब मैं हाइड्रोलॉजी पढ़ूंगा तब चेंज आएगा, याद रखना। तो अरुणाचल प्रदेश से मेरे बहुत गहरे नाते तो नहीं है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की एक बहुत अच्छी विशेषता ये है कि 2025 जो ईयर था, 2025 का एक बहुत लंबा वक्त मैंने अरुणाचल प्रदेश के बच्चों के साथ निकाला है। इसी इंस्टीट्यूट में मैंने लगभग 7 महीने, लगभग 70 to 80% सिलेबस इज कवर्ड बाय मी ऑन। और मुझे खुशी है इस बात की कि अभी 1-2 महीने पहले आपका जो जेई का पेपर हुआ, उसमें 80% बच्चे यानी वो हैं जिनको हमने पढ़ाया था। तो एक्चुअल में क्या है ना, अरुणाचल प्रदेश इज वन ऑफ द ग्रेट स्टेट। यानी मुझे तो घूमने आना है, थोड़ा वक्त नहीं मिल पा रहा है मेरे भाइयों बहनों, लेकिन ये जरूर बोलूंगा कि सिर्फ 6 महीने की बात है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मैं 1 महीने में सिलेबस कर दूंगा, 1.5 महीने में कर दूंगा। ठीक है ना, लोग मुझे डांटते रहते हैं कि तुमने ऐसा बोला था साले, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे हो। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप मुझे 6 महीने दीजिए जिंदगी के, आराम से पढ़ेंगे मस्त, आराम आराम से। क्यों, हम 7 से 8:30 बजे तक आराम से पढ़ा करेंगे आपके सामने, क्योंकि 9 बजे से मेरी एक बहुत स्पेशल व्यक्ति की क्लास होती है, उसमें जाना होता है मुझे। ठीक है भाई साहब। तो 7 से 8, 8:30 बजे तक अपन रोज पढ़ा करेंगे दम से, अच्छे से पढ़ेंगे। आज पहला क्लास है, थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, हर दिन इतना स्लो नहीं चलूंगा। आप लोग पहली बार मुझे मिल रहे हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, है ना। मैं मध्य प्रदेश का हूँ, आपको लैंग्वेज में भी हो सकता है कभी कभार दिक्कत आए। इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टीज, देन आप मुझे डायरेक्टली बोल सकते हैं, आई कंप्लीटली एबल टू टीच इन इंग्लिश ऑल्सो। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो विचार हिंदी में व्यक्त किया जा सकता है वो इंग्लिश में व्यक्त नहीं हो पाता, है ना। आप ऐसे ही समझ सकते हो, हम किसी को गाली देते हैं तो हिंदी में देने में कितना मजा आता है, यानी आनंद की अनुभूति होती है। इंग्लिश में तो मजा ही नहीं आता। तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट इज टू बी देयर। तो चाहे कहीं के भी हों हम, पश्चिम के हों, पूरब के हों, उत्तर के हों, दक्षिण के हों, मध्य के हों, है ना, हम अल्टीमेटली हम इंडिया हैं। अपन कहते हैं ना, डाइवर्सिटी इज द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अनेकता में एकता ही हमारी विशेषता है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है। बाकी अरुणाचल प्रदेश के साथ बहुत वक्त बिताया मैंने पिछले साल, यानी मैं आपको बता नहीं सकता। शायद उनको वो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने मुझे पहले देखा होगा, लेकिन ठीक है अब। बाकी 6 महीने दीजिए, आराम आराम से पढ़ेंगे। थोड़ा आज की क्लास थोड़ा सा स्लो चलाऊंगा, क्योंकि आज पहली क्लास है, आप लोग अभी नए नए आए हो मेरे सामने, एकदम से मैं धड़ाधड़ पढ़ाऊंगा तो आप मुझे कल के दिन गाली दो। मैं नहीं चाहता कि, एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसका नाम है लीना,
ठीक है ना, मैं नहीं चाहता ये हक उससे छीना जाए, है ना, गाली सिर्फ मैडम की खाऊंगा। चलो खैर आगे चलते हैं अपन। सी हियर प्लीज, व्हाट एक्चुअली आई विल डिस्कस, मैं क्या डिस्कस करना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों। मैंने आपसे बोला इट इज एन इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। अब इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स क्या है और पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, पहले तो आप मेरी बात सुनो। यानी अगर मैं इसको लिखूंगा तो ऐसे लिख सकता हूं, स्ट्रेस इज द रेशियो ऑफ इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स, stress is a ratio of internal resisting force upon cross sectional area. So stress is the ratio of internal resisting force to the क्रॉस सेक्शनल एरिया। ऐसे ही तो है ना, यही तो बोला ना मैंने, इट इज एन इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, यही तो बोला हमने, इट इज एन इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। सो इट इज एन इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। अब मेरी बात को समझो, अगर मैं इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स की बात करूं आपके सामने, यार फोर्स तो कोई भी हो, चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, फोर्स का यूनिट तो हमारे पास केवल और केवल होता है न्यूटन। ठीक है, बाद में आप इसको किलोमीटर में बदल दो वो अलग बात है, बट जनरली इसका जो यूनिट होता है इट इज इन न्यूटन। और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का यूनिट होता है एम स्क्वायर। बाद में आप इसको मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल दो वो अलग बात। तो जब आप हमने आपसे बोला न्यूटन पर स्क्वायर, तो इसका मतलब स्ट्रेस का यूनिट हमारे पास कितना होगा, द यूनिट ऑफ द स्ट्रेस, स्ट्रेस का यूनिट जो हमारे पास हो जाएगा इट इज इन न्यूटन पर स्क्वायर, या फिर इसका एक और नाम होता है न्यूटन पर स्क्वायर को आई विल से MPa, दैट मींस मेगा पास्कल। न्यूटन पर स्क्वायर को मैं आपके सामने क्या बोलूंगा, इट इज सेट टू बी अ मेगा पास्कल, इट इज सेट टू बी अ मेगा पास्कल, ठीक है ना। तो मैंने आपके सामने बोला कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस, तो स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन पर स्क्वायर और मेगा पास्कल। बट बच्चों के दिमाग में एक छोटी सी दिक्कत है कि सर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स का मतलब क्या है, सर क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या है, हमें ये बता दीजिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं, अंकित जैन क्या बोलना चाह रहा है, अच्छे तरीके से सुनना और मेरी बात समझने की कोशिश करना। मैंने आपके सामने बोला सपोज दैट आई विल कंसीडरिंग अ बॉडी, मैंने आपके सामने इस तरीके से एक बॉडी को कंसीडर किया। सो सपोज आई विल कंसीडरिंग अ बॉडी हियर, मैं आपके सामने इस तरीके से एक बॉडी कंसीडर किया और मैं आपके सामने एक 3D बॉडी की बात कर रहा हूँ। आई विल कंसीडरिंग अ बॉडी लाइक दिस, इस तरीके से आई विल कंसीडरिंग द बॉडी, ठीक है ना। मैंने आपके सामने इस तरीके से आई विल कंसीडरिंग अ बॉडी हियर, मैं आपके सामने बॉडी को कंसीडर कर रहा हूँ। इफ आई एम कंसीडरिंग द बॉडी लाइक दिस, अगर हमने इस तरीके से आपके सामने बॉडी कंसीडर किया, बॉडी लाइक दिस, बॉडी ये है, ठीक है ना। आई विल कंसीडरिंग अ बॉडी, और इस बॉडी पर आई विल अप्लाइंग अ फोर्स, मैं आपके सामने इस बॉडी पर क्या कर रहा हूँ, फोर्स को अप्लाई करूंगा, ठीक है ना। आई विल अप्लाइंग अ फोर्स। सो मैंने आपके सामने बोला मैंने इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया। सो आई एम अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर बॉडी, इस बॉडी पर अगर हमने फोर्स अप्लाई किया पी फोर्स आई एम अप्लाइंग ऑन दिस पर्टिकुलर बॉडी। बेटा तो एक्चुअल में पी फोर्स कहां पर अप्लाई किया है, पी फोर्स इज अप्लाइंग इन दिस सरफेस ना, इस सरफेस पर पी फोर्स अप्लाई किया। तो एक्चुअल में इस सरफेस का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ठीक है ना, ये जो हमें स्क्वायर बना हुआ दिख रहा है, ये जो इतना पोर्शन हमारे लिए दिखाई दे रहा है, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका एरिया ही हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाता है। इट इज सेट टू बी AC, हम इसको AC बोलेंगे, AC दैट मींस क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है ना। इट इज सेट टू बी क्रॉस सेक्शन एरिया। अब मेरी बात सुनो, ये जो हमने पी फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है ना, मैंने आपके सामने पी फोर्स जो अप्लाई किया, सो मैंने आपके सामने बोला इफ यू आर अप्लाइंग अ पी फोर्स, अगर आपने पी फोर्स अप्लाई किया है, बड़े ध्यान से सुनना और समझना। तो आपने जो पी फोर्स अप्लाई किया, दिस इज अ एक्सटर्नल फोर्स, ये जो पी है वो क्या है, दिस पी इज एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स है। मैंने आपके सामने क्या बोला, मैंने तो स्ट्रेस का मतलब आपके सामने बताया इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, जबकि अभी तो आपको केवल और केवल एक्सटर्नल फोर्स दिखाई दे रहा है, इंटरनल फोर्स तो दिखाई नहीं दे रहा। अभी तो आपको एक्सटर्नल फोर्स दिखाई दे रहा है, इंटरनल फोर्स तो दिखाई नहीं दे रहा। मैंने आपसे बोला हम एक्सटर्नल फोर्स दिखाई दे रहा है, इंटरनल दिखाई नहीं दे रहा। अब इंटरनल दिखाई देने के लिए क्या करना पड़ेगा, नाउ सी है।
तो मैंने आपके सामने बोला कि सपोज दैट आई विल कंसीडरिंग अ बॉडी, तो मैंने अब 3D की जगह 2D बॉडी बना लिया, क्योंकि आप लोग समझ गए हो क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या है। तो आई विल कंसीडरिंग अ 2D बॉडी, और इस 2D बॉडी पर और इस 2D बॉडी पर आई विल अप्लाइंग अ फोर्स। मैंने आपके सामने इस 2D बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स P अप्लाई कर दिया। सो आई एम अप्लाइंग अ एक्सटर्नल फोर्स P ऑन दिस पर्टिकुलर 2D बॉडी। इस पर्टिकुलर 2D बॉडी पर हमने एक्सटर्नल फोर्स P अप्लाई किया। अब अगर मान लीजिए हमने इस 2D बॉडी पर एक एक्सटर्नल फोर्स P अप्लाई कर दिया, तो भाई इस P फोर्स के एप्लीकेशन के कारण मैं बोल रहा हूं बॉडी नहीं टूटा, बॉडी ब्रेक नहीं हुआ। मैंने बोला इस P फोर्स के एप्लीकेशन के कारण बॉडी विल नॉट गेट ब्रेक। हमारा जो बॉडी है वो ब्रेक नहीं हो रहा। ब्रेक क्यों नहीं हुआ? तो हमारा बॉडी इसलिए ब्रेक नहीं हुआ क्योंकि हमारी बॉडी ने इंटरनली क्या किया होगा। मैंने आपसे बोला बॉडी विल नॉट गेट ब्रेक, बॉडी ब्रेक नहीं हुआ। बॉडी क्यों ब्रेक नहीं हुआ? बॉडी इसलिए ब्रेक नहीं हुआ बच्चों, बॉडी इसलिए ब्रेक नहीं हुआ क्योंकि इफ यू आर अप्लाइंग अ फोर्स पी, आपने अगर पी फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी इसलिए ब्रेक नहीं हुआ क्योंकि बॉडी के इंटरनल मॉलिक्यूल्स ने, अगर आपने पी फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी ने इंटरनली पी फोर्स रजिस्ट कर लिया होगा, या इंटरनली पी फोर्स डेवलप कर लिया होगा। आप समझो मेरी बात, आप इसको खींचना चाह रहे हो, आप बॉडी को खींचना चाह रहे हो, इंटरनल मॉलिक्यूल कह रहे हैं नहीं नहीं मैं इसको अपोज करूंगा। तो इंटरनल मॉलिक्यूल जो फोर्स रजिस्ट करते हैं इट इज कॉल्ड, या जो फोर्स डेवलप करेंगे इट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, वही इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स कहलाता है। गिव मी आंसर प्लीज। स्टेटमेंट क्लियर हो रहा है सभी को? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स का मतलब क्या है? तो हमने बोला जो फोर्स आपने यहाँ पर अप्लाई किया इस फोर्स के कारण बॉडी नहीं टूटा क्योंकि बॉडी के इंटरनल मॉलिक्यूल्स ने इस फोर्स को रजिस्ट कर लिया। जो भी फोर्स इंटरनल मॉलिक्यूल्स रजिस्ट करते हैं या फिर डेवलप करते हैं, ठीक है ना, इट इज कॉल्ड एज इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स कहलाता है। तो एक्चुअल में अगर स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस ये फोर्स अपॉन एरिया नहीं होगा, इट इज इंटरनल फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। अच्छा वो बात अलग है कि 90% 99% केसेस में इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों सेम है, ठीक है ना, लेकिन स्ट्रेस एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। क्या इतना स्टेटमेंट क्लियर है बच्चों? चलिए तो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल के तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू एन एग्जाम्पल, ठीक है ना। मैंने आपके सामने क्या बोला? मैंने आपके सामने बोला इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एन एग्जाम्पल, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल की बात करूंगा, आप मेरी बात को समझ पाओगे और कसम खुदा की आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी। बड़े ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ मेरे भाइयों बहनों माताओं। बड़े ध्यान से सुनना और समझना मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल की बात किया। मैंने आपसे बोला कि अगर मान लीजिए आई विल कंसीडरिंग अ बॉडी, मैं आपके सामने एक बॉडी कंसीडर कर रहा हूँ। बड़े ध्यान से सुनो, मैंने आपसे बोला आई विल कंसीडरिंग अ बॉडी। मैंने आपके सामने एक बॉडी कंसीडर किया एंड बॉडी लाइक दिस, और इस बॉडी में हमने क्या किया, इस बॉडी में मान लीजिए आई एम अप्लाइंग अ 10 किलो न्यूटन फोर्स। मैंने आपके सामने इस बॉडी पर 10 किलो न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। तो ये जो 10 किलो न्यूटन फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं ना, इट इज एन एक्सटर्नल फोर्स, इसको हम पी बोल रहे हैं। इट इज एन एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई किया 10 किलो न्यूटन। लेकिन आपने देखा कि इस 10 किलो न्यूटन फोर्स के एप्लीकेशन के कारण आपने देखा, मैंने आपसे बोला मैंने आपके सामने बोला कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपके सामने बात कर रहा हूं कि इस 10 किलो न्यूटन फोर्स के एप्लीकेशन के कारण ये बॉडी दो पार्ट में ब्रेक नहीं हुआ। बॉडी विल नॉट ब्रेक इनटू अ टू पार्ट, ठीक है ना। बॉडी हमारा जो है वो दो पार्ट में नहीं टूटा। क्यों नहीं टूटा बॉडी दो पार्ट में? बॉडी दो पार्ट में इसलिए नहीं टूटा, अगेन मेरी बात वही है कि आपने तो इस पर कितना फोर्स लगाया। तो मैंने आपसे बोला आपने तो इस पर सर 10 किलोन्यूटन फोर्स अप्लाई किया, तो यू आर अप्लाइंग अ एक्सटर्नल फोर्स ऑफ 10 किलो न्यूटन। लेकिन इस बॉडी ने इंटरनली उस 10 किलोन्यूटन को क्या कर लिया, डेवलप कर लिया। तो मैंने आपसे बोला इस बॉडी ने इंटरनली क्या कर लिया, 10 किलो न्यूटन फोर्स को रजिस्ट कर लिया या फिर रजिस्टिंग फोर्स डेवलप कर दिया उसके इंटरनल मॉलिक्यूल्स ने। गेट माय पॉइंट? तो अगर मैं आपके सामने, मैंने आपके सामने बोला तो इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन, इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस क्या होगा, तो स्ट्रेस हमारे पास हो जाएगा इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स यानी दिस इज
इंटरनल फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो बच्चों के दिमाग में हमेशा क्वेश्चन आता है, यार इंटरनल फोर्स की वैल्यू भी 10 है, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू भी 10 है, तो फिर आप इंटरनल फोर्स क्यों ले रहे हो? आप तो ये भी ये 10 अपॉन एरिया कर देते तो भी तो स्ट्रेस आता। अरे आ रहा है ये क्वेश्चन की नहीं आ रहा? भाई जब एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू भी 10 है, इंटरनल फोर्स का वैल्यू भी 10 है, तो आप इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया को ही स्ट्रेस क्यों बोल रहे हो? आप तो इसको डायरेक्टली फोर्स अपॉन एरिया करते तो भी स्ट्रेस आ जाता। अरे बोलो ना यार बच्चों, प्लीज गिव मी आंसर, हाँ या ना में आंसर देते जाओ, इरिटेट मत करो, जल्दी बताओ। आ रहा है समझ की नहीं? भाई ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि सर आपने एक्सटर्नल इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया को स्ट्रेस बोला है। सर एक्सटर्नल फोर्स भी तो 10 किलो न्यूटन है, तो आप एक्सटर्नल फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया को भी तो स्ट्रेस बोल सकते थे। तो मैंने आपके सामने अभी बोला बच्चों कि 99% केसेस में तो एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स बराबर होगा। 1% केस ऐसा होगा जहां पर एक्सटर्नल फोर्स अलग होगा, इंटरनल फोर्स अलग होगा। ठीक है सर, कैसे होगा मैं आपको बता रहा हूँ। आई अगेन कंसीडरिंग हियर, मैंने आपके सामने क्या किया, आई अगेन कंसीडरिंग अ बॉडी, मैं आपके सामने वापस से एक बॉडी को कंसीडर कर दिया। तो मैंने आपसे बोला आई अगेन कंसीडरिंग अ बॉडी, मैंने बिल्कुल सेम बॉडी आपके सामने अगेन कंसीडर कर लिया, यही बॉडी है। लेकिन हमने क्या किया, इस बॉडी पर आई एम अप्लाइंग अ फोर्स 10 की जगह 20 किलो। मैंने इस बॉडी पर अब एक्सटर्नल फोर्स कितना अप्लाई किया, द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइंग ऑन दिस बॉडी इज बिकम 20 किलो न्यूटन। मैंने 20 किलो न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, तो हमने एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई किया इट इज इन 20 किलो न्यूटन। मैंने एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स इज बिकम इक्वल टू 20 किलो न्यूटन। हमने 20 किलो न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। So due to application of 20 किलोन्यूटन एक्सटर्नल फोर्स, 20 किलोन्यूटन एक्सटर्नल फोर्स के कारण भी हमने देखा कि ये बॉडी दो पार्ट में नहीं टूट रहा। बेटा कोई भी क्लास छोड़ के मत जाना, बहुत तगड़ा कंसेप्ट बता के ही क्लास खत्म की जाएगी आज की। ठीक है ना, कोई भी बच्चा क्लास छोड़ के मत जाइए, बहुत तगड़ा कंसेप्ट बताकर ही क्लास खत्म करूंगा आज की, मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो मैंने आपसे बोला इफ यू आर अप्लाइंग अ 20 किलोन्यूटन लोडिंग, तो ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ 20 किलोन्यूटन लोडिंग की एप्लीकेशन के कारण भी हमने देखा कि हमारा बॉडी दो पार्ट में ब्रेक नहीं हुआ। अब बॉडी विल नॉट बी ब्रेक इनटू अ टू पार्ट, हमारा जो बॉडी है वो दो पार्ट में क्या नहीं हुआ, वो दो पार्ट में ब्रेक नहीं हुआ। अगर हमारा बॉडी दो पार्ट में ब्रेक नहीं हुआ तो इसका मतलब हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया कितना, हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया 20 किलो न्यूटन का। ठीक है, तो ये बॉडी इसलिए दो पार्ट में ब्रेक नहीं हुआ क्योंकि इसने इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप कर लिया कितने किलो न्यूटन का, 20 किलो न्यूटन का। अंकित जन फिर से आपके सामने वही स्टेटमेंट बोलेगा। अगर मैं बोलूंगा बेटा स्ट्रेस बताओ, तो स्ट्रेस होगा इंटरनल फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। ये अपॉन फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस नहीं होगा। लेकिन बच्चों के दिमाग में वापस से यही क्वेश्चन है कि सर ये भाई इंटरनल फोर्स का वैल्यू भी 20 है, एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू भी 20 है, यार तो आप क्या क्या बार बार इंटरनल इंटरनल कर रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू भी तो 20 है। इफ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स इज बिकम इक्वल टू 20 किलो न्यूटन देन इट इज ओके, एक्सटर्नल फोर्स इज ऑल्सो 20 किलो न्यूटन सर। तो मैंने आपसे पहले ही बोला 90% केसेस में दोनों सेम होंगे। सर अलग कब होंगे? अरे बताऊंगा भैया, चिंता मत करो। लेकिन हमारा मेन एम है इस बॉडी को तोड़ना। अब समझना मेरी बात। मेरा मेन एम है इस बॉडी को तोड़ना। तो मैंने आपसे बोला कि यार अब आपको गुस्सा आ गया बहुत तेज, कतई जहर वाला। तो जब आपको बहुत तेज वाला गुस्सा आया, जब आपको बहुत तेज वाला गुस्सा आ गया, तो आपने क्या किया, अगेन इस बॉडी को लिया, बिल्कुल सेम बॉडी इज टू बी देयर। मैं आपके सामने सेम ही बॉडी कंसीडर कर रहा हूं। आपने इस बॉडी को लिया और इस बॉडी पर आपको तो ये बॉडी तोड़ना है, तो आपने 100 किलोमीटर फोर्स अप्लाई कर दिया। बहुत ध्यान से समझना, आपको ये बॉडी तोड़ना है। तो मैंने आपसे बोला कि बॉडी को तोड़ना इज द मेन कंसर्न, है ना, हमें बॉडी को तोड़ना है। भाई बॉडी को तोड़ना इज द मेन कंसर्न।
अब अगर हमें बॉडी को तोड़ना है तो आपने 10 किलो न्यूटन लगाया, बॉडी नहीं टूटा, 20 किलो न्यूटन लगाया, बॉडी नहीं टूटा। ठीक है, वो इंजीनियरिंग क्या जो चीजों को बिना तोड़े रह जाए, है कि नहीं भाई? अपन बनाना थोड़ी ना जानते, अपन तो तोड़ना जानते हैं। PR/100 की जिंदगी नहीं है। देखो बहुत ध्यान से। तो मैंने आपसे क्या बोला, यहां तक नहीं आओगी तुम कैमरा में। चलिए। मैंने आपके सामने क्या बोला, मैंने आपके सामने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया 100 किलो न्यूटन। इफ यू आर अप्लाइंग अ टेंसाइल फोर्स 100 किलो न्यूटन ऑन दिस पर्टिकुलर बॉडी, तो हमने देखा 100 किलो न्यूटन फोर्स के कारण भी बॉडी दो पार्ट में नहीं टूटेगा। ठीक है, अभी भी नहीं टूटा हमारा बॉडी भैया। 10 किलो न्यूटन अप्लाई किया, बॉडी नहीं टूटा। 20 किलो न्यूटन अप्लाई किया, बॉडी नहीं टूटा। 100 किलो न्यूटन अप्लाई किया, बॉडी नहीं टूट रहा। बॉडी नहीं टूट रहा। ठीक है ना, 100 किलो न्यूटन अप्लाई किया, बॉडी नहीं टूट रहा। अब 100 किलो न्यूटन अप्लाई करने के बाद भी मियाँ बॉडी नहीं टूट रही है। क्यों नहीं टूट रहा है? तो 100 किलो न्यूटन अप्लाई करने के बाद भी हमारा बॉडी नहीं टूटा। 100 किलो न्यूटन फोर्स अप्लाई करने के बाद भी हमारा बॉडी नहीं टूटा। क्यों नहीं टूटा? क्योंकि इस बॉडी ने इंटरनली 100 किलो न्यूटन फोर्स को रजिस्ट कर लिया, डेवलप कर लिया। क्योंकि इस बॉडी ने इंटरनली 100 किलो न्यूटन फोर्स को रजिस्ट कर लिया, डेवलप कर लिया। सही बात है यार, ये तो बड़ी गड़बड़ बात है, अभी भी नहीं टूटा। अब आप क्या करिए, अब आप क्या करिए, आप 100 से थोड़ा सा ज्यादा, मान लो 100.1 किलो न्यूटन लोड इस बॉडी पर अप्लाई कीजिए। मैंने बोला आप 100 से थोड़ा सा ज्यादा, 100 से थोड़ा सा ज्यादा इन दी सेंस 100.1 किलो न्यूटन लोडिंग आप इस बॉडी पर अप्लाई कीजिए। इफ यू आर अप्लाइंग अ लोडिंग 100.1 किलो न्यूटन ऑन दिस पर्टिकुलर बॉडी, आपने ये बॉडी लिया और इस बॉडी पर आपने क्या किया, 100.1 किलो न्यूटन लोडिंग अप्लाई कर दिया। यानी 0.1 ये रिप्रेजेंट करना है 100 से थोड़ा सा ज्यादा। तो आपने 100.1 किलो न्यूटन लोडिंग इज टू बी अप्लाई, आपने 100.1 किलो न्यूटन लोडिंग अप्लाई कर लिया। इफ यू आर अप्लाइंग 100.1 किलो न्यूटन लोडिंग, अगर आपने 100.1 किलो न्यूटन लोडिंग अप्लाई किया, तो मैंने बोला ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ 100.1 किलो न्यूटन लोडिंग, 100.1 किलो न्यूटन लोडिंग के एप्लीकेशन के कारण वी ऑब्जर्व दैट, हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमारा बॉडी इज स्प्लिटिंग इनटू अ टू पार्ट। हमारा जो बॉडी है वो दो पार्ट में टूट गया, चकनाचूर हो गया। ठीक है ना, हमारा बॉडी इज स्प्लिटिंग इनटू अ टू पार्ट, हमारा जो बॉडी है वो दो पार्ट में टूट गया। आई गेट माई पॉइंट? अवर बॉडी इज स्प्लिटिंग इनटू अ टू पार्ट, हमारा जो बॉडी है बच्चों वो दो पार्ट में टूट गया। अंकित आपसे बोलना चाह रहा है इफ बॉडी इज ब्रेकिंग इनटू अ टू पार्ट, अगर हमारा बॉडी दो पार्ट में टूट गया, तो आप मेरी बात समझो, 100 किलो न्यूटन फोर्स अप्लाई करने तक तो हमारा बॉडी दो पार्ट में नहीं टूट रहा था। सही बात है, 100 किलो न्यूटन फोर्स अप्लाई करने के बाद भी हमारा बॉडी दो पार्ट में नहीं टूट रहा था। सो आई विल से 100 किलो न्यूटन फोर्स अप्लाई करने के कारण हमारा बॉडी नहीं टूट रहा था, लेकिन हमने 100 से थोड़ा सा ज्यादा, चिंटी बराबर ज्यादा, 100.1 बोल दिया। एक्चुअल में 0.1 किलो न्यूटन बहुत बड़ा लोड होता है, बहुत बड़ा लोड होता है भैया 0.1 किलो न्यूटन। लेकिन मान लो 0.1 हमने इसलिए लिख दिया, यानी 100 से थोड़ा सा ज्यादा फोर्स अप्लाई करने पर, हमने जैसे ही 100 से थोड़ा सा ज्यादा फोर्स अप्लाई किया, 100 से थोड़ा सा ज्यादा फोर्स हमने अप्लाई किया, तो मैंने बोला बॉडी इज स्प्लिटिंग इनटू अ टू पार्ट, हमारा जो बॉडी है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, टूट गया। यानी कहने का मतलब इज दिस, आपने तो अप्लाई किया 100 किलो न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना, सॉरी 100.1 किलो न्यूटन फोर्स आपने अप्लाई किया, लेकिन हमने बोला हमारे बॉडी की मैक्सिमम कैपेसिटी थी कि वो इंटरनली 100 किलो न्यूटन ही डेवलप कर सकता था। हमने बोला हमारे बॉडी की कैपेसिटी यही थी कि इंटरनली वो ज्यादा से ज्यादा कितना डेवलप कर सकता था, 100 किलो न्यूटन। यार आप अब इस चीज को फील कर पा रहे हो? अगर फील कर पा रहे हैं तो सभी लोग हाँ या ना में आंसर दीजिए बच्चों। मैंने आपके सामने बोला, मैंने आपसे क्या बोला, मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूं, अच्छी तरीके से सुनिए और समझिए। मैंने आपसे बोला
मैंने आपसे बोला, बड़े ध्यान से समझ लेना बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं, आप लोग फील कर पा रहे होगे इस बात को। आपने आपने 100.1 किलो न्यूटन लोडिंग अप्लाई किया, इंटरनल मॉलिक्यूल ने 100 किलो न्यूटन तक तो रजिस्टर कर लिया, लेकिन जो 0.1 किलो न्यूटन है उस 0.1 किलो न्यूटन को रजिस्ट नहीं कर पाया, और इस 0.1 किलो न्यूटन के कारण बॉडी इज स्प्लिटिंग इनटू अ टू पार्ट। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं? हाँ या ना में आंसर दोगे तभी आगे चलूंगा, नहीं तो छुट्टी। जल्दी बताइए, स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। सभी विद्यार्थियों से पूछ रहा हूं, सभी विद्यार्थियों से पूछ रहा हूं, प्लीज गिव मी आंसर, स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। मैंने आपसे बोला इफ यू आर अप्लाइंग 100.1 किलो न्यूटन एक्सटर्नल लोडिंग ऑन दिस पर्टिकुलर बॉडी, द मैक्सिमम कैपेसिटी विच इज maximum capacity is 100 kilo newton to develop an internal resisting force. Due to this 0.1 kilonewton difference, the body is splitting into a two part. इस 0.1 किलो न्यूटन के डिफरेंस के कारण ये बॉडी दो पार्ट में टूट गया। इट इज स्प्लिटिंग इनटू अ टू पार्ट। अब आप समझ पा रहे होगे कि अंकित जो बोल रहा था ना यार कि एक्सटर्नल फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया स्ट्रेस नहीं होता, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया स्ट्रेस होता है। अगर मैं इस बॉडी में स्ट्रेस निकालूंगा तो आपको 100 अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनली तो यही डेवलप हो रहा है। अरे अब समझ में आ रहा है स्ट्रेस इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्यों होता है? अरे बताओ ना बच्चों, अभी सबको क्लियर हो रहा है इंटरनल स्ट्रेस यानी स्ट्रेस इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्रॉस सेक्शन एरिया क्यों होता है? यार 1 करोड़ बातों की एक बात मेरे भाई, 1 करोड़ बातों की एक बात, हमारी बॉडी मैक्सिमम कितना स्ट्रेस रेजिस्ट कर पा रही है? तो हमारी बॉडी मैक्सिमम, ये वाली बॉडी जो है जो हमने एग्जांपल लिया, हमारा बॉडी 100 किलो न्यूटन अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया इतना मैक्सिमम स्ट्रेस रेजिस्ट कर पा रही है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस की जो वैल्यू है 100 किलो न्यूटन अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस विच इज रेजिस्ट बाय एनी विच कैन बी रेजिस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी, जो इस पर्टिकुलर बॉडी के द्वारा रजिस्ट की जा सकती है। समझ रहे हो? तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस विच कैन बी रजिस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर बॉडी इज जनरली कॉल्ड एज स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी। उसको हम अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ बोलते हैं, यानी कि 100 बातों की एक बात, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। समझ में आ रहा है? स्ट्रेस का मैक्सिमम वैल्यू ही उस बॉडी का स्ट्रेंथ कहलाता है। जैसे इस एग्जांपल में 100 किलो न्यूटन अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी। ये हमारे बॉडी की स्ट्रेंथ है, ये हमारे बॉडी की ताकत है मेरे भाइयों बहनों। स्टेटमेंट इज क्लियर राइट नाउ? तो मैं आपके सामने पहला स्टेटमेंट लिख देता हूं, मैं आपके सामने पहला स्टेटमेंट लिख देता हूं। राइट डाउन नोट पॉइंट प्लीज। तो नोट पॉइंट मैंने आपके सामने लिखा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। मैंने एक बात आपके सामने लिखा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का जो मैक्सिमम वैल्यू है इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। उसको हम आपके सामने क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। इट्स वेरी सिंपल, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। किसी भी बॉडी का जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस है, इट इज जनरली कॉल्ड एज स्ट्रेंथ। उसी को मैं आपके सामने उस बॉडी का स्ट्रेंथ बोलता हूं। इस बात को आप याद रखिए, इस बात को आप याद रखिए। नेक्स्ट नोट पॉइंट मैं आपके सामने जो लिखना चाहता हूं, बेटा देखो, आपसे मैंने बोला कि इंटरनल फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, सो इट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। ये तो स्ट्रेस हो गया। सर अगर हम ये एक्सटर्नल फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया करेंगे, सर एक्सटर्नल फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये स्ट्रेस नहीं होगा, ये स्ट्रेस नहीं होगा, ठीक है ना? ये स्ट्रेस नहीं होगा। एक्सटर्नल फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया भले ही यूनिट सेम रहेगा, लेकिन इट इज कॉल्ड एज प्रेशर, उसको प्रेशर बोला जाएगा, ठीक है? तो अगर हम इस कंडीशन में, अगर हम इस क्वेश्चन में मैक्सिमम स्ट्रेस निकालें, अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में मैक्सिमम स्ट्रेस का वैल्यू निकालता हूं, तो मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होगा? मैक्सिमम स्ट्रेस इज 100 किलो न्यूटन अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होगा? मैक्सिमम स्ट्रेस इज 100 किलो न्यूटन अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। इट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस। ये मैक्सिमम स्ट्रेस का वैल्यू है, ठीक है ना? मैक्सिमम स्ट्रेस। जबकि जबकि मैंने आपसे बोला अगर हम प्रेशर की बात करेंगे, तो हमने बोला एक्सटर्नल फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। आई विल से एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया।
इज कॉल्ड प्रेशर। उसको हमने क्या बोल दिया, इज कॉल्ड प्रेशर, इसको हमने प्रेशर बोला। सो आई विल से एक्सटर्नल फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो अगर हम एक्सटर्नल फोर्स में क्रॉस सेक्शन एरिया का डिवाइड देंगे, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स में क्रॉस सेक्शन एरिया का डिवाइड देंगे, सो इट इज कॉल्ड एज प्रेशर, उसको हम प्रेशर का नाम देते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि अगर मैं आपके सामने प्रेशर की बात कर रहा हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेशर, तो प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स बटा क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक्सटर्नल फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। बिल्कुल सही बात है, इट इज द प्रेशर। अच्छा, बात ऐसी आ रही है कि भाई अगर हम एक्सटर्नल फोर्स की बात करें तो उसका यूनिट भी न्यूटन होगा, और अगर हम एरिया की बात करें तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का यूनिट भी mm स्क्वायर होगा। यानी 100 बातों की एक बात, द यूनिट ऑफ द प्रेशर, जो प्रेशर का यूनिट होता है, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज इन न्यूटन पर mm स्क्वायर, या तो ये न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा, और वी कैन से इट इज मेगा पास्कल, ठीक है ना। तो अगर मैं इसके प्रेशर की यूनिट की बात कर रहा हूं, सो द यूनिट ऑफ द प्रेशर इज इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और मेगा पास्कल हम इसको आपके सामने बोलते हैं, ठीक है ना। अब मेरी बात को सुनिए और समझिए। एक बात और याद रखना बेटा, कि यूनिट ऑफ स्ट्रेस एंड प्रेशर आर सेम। स्ट्रेस और प्रेशर का यूनिट सेम है, लेकिन चीजें अलग अलग हैं। एक एक्सटर्नल फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया है, एक इंटरनल फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया है। इस बात को आप याद रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। हाँ ठीक है ठीक है, एक एक क्लास यूनिट कन्वर्जन का ले लूंगा, चिंता मत करिए, एक क्लास यूनिट कन्वर्जन का ले लिया जाएगा आपके सामने, आपके समक्ष, आपके सम्मुख, ठीक है बच्चों। चिंता मत करो यार, जो बोलोगे मैं वो करूंगा, लेकिन बस मुझे तो रिस्पॉन्स चाहिए क्लास में। आप लोग आराम से आइए, आराम से बैठिए। मुझे नहीं मालूम अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, कैसा पढ़ाया गया, आई डोंट नो। अंकित जैन कैसा पढ़ा रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आज की क्लास अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। मेरा यही तरीका है पढ़ाने का, आराम से पढ़ाता हूँ, मस्त जिंदगी जीता हूँ, खत्म काम, ठीक है ना। सूरज ढल जाता है रात गुजरने की आस में, सूरज ढल जाता है रात गुजरने की आस में, सूरज ढलता है नदी में अपन गिलास में, है कि नहीं भाई। सो मैंने आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट लिखा, यूनिट ऑफ प्रेशर एंड स्ट्रेस आर सेम। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट ऑफ प्रेशर एंड स्ट्रेस आर सेम, यूनिट ऑफ प्रेशर एंड स्ट्रेस आर सेम। हमारा जो यूनिट है प्रेशर का और स्ट्रेस का, वो सेम। सो आई विल से यूनिट ऑफ स्ट्रेस एंड प्रेशर आर सेम। जो हमारा स्ट्रेस का यूनिट है, जो हमारा प्रेशर का यूनिट है, आर सेम, ये हमारे पास सेम रहेगा। इस बात को आप याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न है। यूनिट ऑफ प्रेशर एंड स्ट्रेस आर सेम, ठीक है बच्चों, ये बात याद रखिएगा। तो प्रेशर एक्सटर्नल फोर्स क्रॉस सेक्शन एरिया है, जबकि स्ट्रेस इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया है। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस जो होगा, इट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी, उसको हम अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो दिस इज अवर फर्स्ट बेसिक पैरामीटर, दैट मींस स्ट्रेस। अभी हमने बेसिक पढ़ा है, अभी हमने डेप्थ में घुस के नहीं पढ़ा, डेप्थ में तो अपन नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास था। कैसा लगा आज का लेक्चर, गिव मी अ फीडबैक, को खत्म करूं फिर क्लास। कैसा लगा आज का लेक्चर, गिव मी अ फीडबैक, को खत्म करूं फिर मैं आज की क्लास। एनीबडी एल्स, सबका आंसर चाहिए यार भाई, पढ़ाया तो मैंने सबको है, आंसर सबका चाहिए यार। तो अब हर रोज क्लास आओ, ठीक है ना, बाकी अपन देखते हैं क्या होता है। सर विच बुक्स टू फॉलो, प्रेजेंटली देयर इज नो नीड टू फॉलो एनी टाइप ऑफ बुक्स, ठीक है ना। यू आर कंप्लीटली फॉलो माय नोट ओनली, अभी इनिशियली, फिर एक वक्त के बाद मैं बता दूंगा कि अब आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। अभी इनिशियली मैं चाहता हूँ बुक फॉलो मत करो, इनिशियली पहले बेटा थोड़ा सा थ्योरी आप समझो, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए सब्जेक्ट का, आफ्टर दैट आप बुक्स वगैरह पर जाइएगा। इट्स माय पर्सनल सजेशन एक्चुअली, ये आपके लिए मेरा पर्सनल सजेशन है, एक छोटे भाई के तरीके से बता, एक बड़ा भाई एक छोटे भाई को बता रहा है, ये समझ लीजिएगा, इट्स माय पर्सनल सजेशन ऑन। बाकी फिर जैसा आप बोलो, लेकिन इट्स माय पर्सनल सजेशन। आंध्र, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश सोमवन, एपी सोमवन, चलो ठीक है, एपी सोमवन।